आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। अब ये जेन जी क्या है जो सरकार को उखाड़ कर फेंक देती है, सत्ता परिवर्तन, ये हैं कौन लोग? और एक के बाद एक जब ये आंदोलन करते हैं तो फिर तख्ता पलट कैसे हो जाता है? न इनका राजनीति से कोई लेना देना, न इनका किसी और चीज़ से लेना देना, बल्कि इनकी उम्र भी ऐसी है कि पॉलिटिक्स और बहुत चीज़ों से दूर है। तो फिर ये जेन जी हैं कौन जो पहले श्रीलंका में, फिर बांग्लादेश में और अब नेपाल में जिन्होंने सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया? और नेपाल में ये जेन जी को क्यों सड़कों पर आना पड़ा? आखिर उनकी मांग क्या थी? अक्सर हम लोग सुनते हैं, अरे तुम तो पुरानी पीढ़ी की और वो फलाना पीढ़ी का है, और फिर बातें होती, पीढ़ियों में टकराव होता है कि ये पुराने दौर का है, इसकी सोच पुरानी है। हम लोग घर में कई बार बात करते हैं, जो नए बच्चे हैं, नए जनरेशन के, वो कहते हैं आपको ये पता नहीं, और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं इसे क्या पता। तो वो हमेशा एक टकराव चलता है पुरानी और नई पीढ़ियों में। तो एक्चुअल में इसी पीढ़ी को अलग अलग दर, जब ये वक्त दौर आता है, उन पीढ़ियों को एक नाम दिया जाता है। ये जेन जी सबसे लेटेस्ट पीढ़ी का नाम है। वो लोग जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए, वो जेन जी हैं। यानी जेन जी वो लोग हैं जिन्होंने जब आंखें खोली तो इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इन सब के दौर में खोली, और इसीलिए ये जेन जी हैं। ऐसा नहीं है जेन जी पहली पीढ़ी है, इससे पहले मैंने कहा ना कि जैसे 7 पीढ़ियों को मिलाकर एक पूरी दुनिया या समाज के बारे में बात होती है, तो जेन जी जो है ये अभी लेटेस्ट है। अब जेन जी की खासियत क्या है और क्यों ये इस तरह की क्रांति में कामयाब है, तो उसको समझने के लिए आपको बाकी पीढ़ियों को समझना पड़ेगा, तो क्लियर हो जाएगा जेन जी क्यों अलग है। शुरुआत हुई थी 7 पीढ़ियों में से, जो पहली जेन जी के ही तौर पे जो नाम दिया गया था, ग्रेटेस्ट जनरेशन। ग्रेटेस्ट जनरेशन उन लोगों के लिए था जो 1901 से 1927 तक पैदा हुए थे, यानी 1901 से 1927 तक के पीरियड में जो लोग पैदा हुए उन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। क्यों कहा गया? उसकी वजह ये थी कि उस दौर में काफ़ी संघर्ष था, काफ़ी लड़ाई थी, और कई तरह की परेशानियां थीं, बीमारियां थीं, लड़ाइयाँ थीं, जंग थी, गरीबी थी। फिर भी इन लोगों ने हर हालात से लड़ाई की अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, और ज़िंदा रहे, मुकाबला किया उन तमाम मुश्किलों का, उन तमाम बीमारियों का, जिसके लिए उस वक्त न दवा थी, न वैक्सीन, कुछ नहीं था। और जंग भी लड़ी जा रही थी, भूखमरी भी थी, खाली पेट भी लड़ रहे, गरीबी से भी जूझ रहे। तो इसीलिए ये संघर्ष का जो दौर उस 1901 से 1927 के बीच पैदा हुए लोगों ने जो काटा देखा और उससे मुकाबला किया, इसीलिए उनको नाम दिया गया था ग्रेटेस्ट जनरेशन, यानी 1901 से 1927 के बीच में जो लोग पैदा हुए। इसके बाद आती है दूसरी पीढ़ी, 1928 से 1945 तक के दरमियान जो पैदा हुए, 1928 से 1945, इनको साइलेंट जनरेशन कहा गया। साइलेंट जनरेशन का नाम दिया गया, यानी इनसे पहले की पीढ़ी ग्रेटेस्ट जनरेशन थी, लेकिन अब उलट हो गया और इनको कहा गया है साइलेंट जनरेशन। इसकी वजह ये थी कि 1928 से 1945 के बीच जो लोग पैदा हुए, उनमें से एक बड़ी आबादी ने गुलामी के दौर में आंखें खोली या जन्म लिया था। ये वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो विश्व युद्ध, गुलामी का दौर, अलग अलग देशों पर अलग अलग देशों का कब्जा, अंग्रेज़ों की उस वक्त हुकूमत, जिसके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत इतनी थी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में कभी सूरज डूबता ही नहीं है, क्योंकि एक जगह डूबता दूसरी जगह उगता, और ऐसे तमाम देशों पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो लोग खामोश थे, गुलामी के दौर में डरे हुए थे, और इसीलिए उनको नाम दिया गया साइलेंट जनरेशन, क्योंकि उन्होंने खामोशी से सारे जुल्म को सहा। इसके बाद ये 1928 से 1945 तक के जनरेशन के लोग थे। दिन आया 1946 से 1964 के बीच जिन लोगों ने इस दुनिया में आंखें खोली या पैदा हुए, 1946 से 1964 तक जो लोग पैदा हुए, उनको नाम दिया गया बेबी बूमर। अब बेबी बूमर जनरेशन इनको कहा गया। क्यों कहा गया? इसकी वजह भी थी। इस दौरान में बड़ी सारी तब्दीलियां आनी शुरू हुई
46 से 1964 तक। आपको याद होगा ये वही दौर था जब एटम बम बना था, नागासाकी हिरोशिमा पर गिरा था। तो टेक्नोलॉजी ने भी अब करवट बदलनी शुरू कर दी थी, नई नई चीज़ें आ रही थी, और जो उस वक्त की पीढ़ी थी उन्होंने अपनी मेहनत, अपने दिमाग से इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह से जन्म लेना शुरू कर दिया था। जो आज हम कुछ देख रहे हैं, असल में ये उस वक्त की मेहनत थी, 1946 से 1964। और इसीलिए इस जनरेशन के लोगों को बेबी बूमर कहा गया, क्योंकि ये अब बूम लाने वाले थे एक सोसाइटी में, नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार, नए आविष्कार। तो एक तरह से जो आधुनिक दुनिया बनने जा रही थी आने वाले वक्त में, उसकी बुनियाद रखी थी 46 से 64 तक के बीच पैदा होने वाले लोगों ने, और इसीलिए उन्हें बेबी बूमर का नाम दिया गया। इसके बाद जिन्होंने जन्म लिया, उसका जो जनरेशन, नई पीढ़ी आई, जनरेशन एक्स, इसको जनरेशन एक्स कहा गया। जनरेशन एक्स 1965 से 1980 के बीच में जो लोग पैदा हुए, 1965 से 1980 के बीच में जिन लोगों ने जन्म लिया, उन्हें जनरेशन एक्स का नाम दिया गया। और इसकी वजह ये थी कि जो इनसे पिछली पीढ़ी ने टेक्नोलॉजी को एक तरह से जन्म दिया था, अब वो उस पर काम कर रहे थे। और इस जनरेशन को, जो 65 से 80 के दरमियान पैदा हुए, जनरेशन एक्स, इनको कहा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न दुनिया की बुनियाद इन्होंने रखी। इसीलिए इनको एक्स फैक्टर के तहत जनरेशन एक्स नाम दिया गया। और ये जनरेशन एक्स एक और ख़ास मायने में भी है। 65 से चूँकि 80 के दौर में पैदा हुए जो लोग जनरेशन एक्स में आते हैं, तो टेक्नोलॉजी का आविष्कार और नई नई चीज़ें इन्हीं के पीरियड में आने लगी। उसके बाद अब नई जनरेशन बाद में आने लगी, जैसे भी जेन ज़ी तक है। तो इस जनरेशन के लोगों ने आने वाली जनरेशन के साथ मिलकर एक पुल का काम किया। अपने आइडियाज़, अपने टेक्नोलॉजी, अपनी सारी चीज़ें उन्होंने पास ऑन किया। तो एक पुल का काम करने का भी क्रेडिट जनरेशन एक्स को जाता है। इसके बाद आता है एक और जनरेशन, मिलेनियल्स। 1981 से 1996 के बीच में जो लोग पैदा हुए इस दुनिया में, उन्हें जनरेशन मिलेनियल्स कहा गया। मिलेनियल्स इसलिए कहा गया क्योंकि एक तो एक सदी का अंत हो रहा है, और दूसरा सबसे ज़्यादा बदलाव इसी जनरेशन ने देखा। सदी के शुरुआत के बाद जब सदी का खात्मा हो रहा है, तो पुराने दौर, नए दौर, टेक्नोलॉजी से पहले की दुनिया, बीमारियां, जंगें, ये सारी चीज़ें, तो जो मिलेनियल्स पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बदलाव को देखा। इससे ज़्यादा बदलाव किसी और जनरेशन ने नहीं देखा। तो इसीलिए मिलेनियल्स 1981 से 1986 के बीच में जो लोग पैदा हुए उन्हें कहा गया। इसके बाद जो 1981 से 1996, ये जनरल मिलेनियल्स हो गए, मतलब जनरेशन जो है। इसके बाद आता है जेन ज़ी, जनरेशन जेड आप जिसे कहें। 1997 से 2012 तक के बीच में जो लोग पैदा हुए, उन्हें जेन ज़ी या जनरेशन जेड कहते हैं। और उसकी वजह ये है कि ये वो लोग थे, जो एक मुहावरा है ना कि हाथ में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, असल में ये वो जनरेशन है। जब इन्होंने आंखें खोली तो कंप्यूटर इनके सामने, आंखें खोली तो इंटरनेट इनके सामने, सोशल मीडिया इनके सामने, हर चीज़ जो एक टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतर और खूबसूरत रूप हो सकता है, इन लोगों ने आंखें खोलते ही देख ली। ये कायदे से पैदा ही हुए इस इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सारे लोगों के बीच में, और इसीलिए इन्हें जेन ज़ी कहा गया। तो कहते हैं कि इस दौर में पैदा हुए जो 97 से 2000, ये बेस्ट जनरेशन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो सारी चीज़ें देख ली और पैदा होते ही इन्हें वो सारी चीज़ें मिली। अब ये और आगे जाएंगे। तो इसीलिए इस जनरेशन की ख़ास बात है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इनकी ज़िंदगी, इनकी धड़कन, इनकी सांसें हैं। 97 से 2012 के बीच में जो पैदा हुए, चूँकि इंटरनेट साथ लेकर आए, सोशल मीडिया साथ लेकर आए, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इन्होंने आंखें खोलते ही देख ली। तो ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड जनरेशन है, और इसीलिए इन्हें जेन ज़ी का नाम दिया गया। और यही वो जेन ज़ी है जिसने पहले श्रीलंका,
फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में तख्ता पलट किया। वो क्यों हुआ नेपाल में ख़ास तौर पर, यह आगे बताऊंगा। सिर्फ लास्ट एक जेन जी ऐसा नहीं है कि आखिरी और सबसे होने वाला। जेन जी के बाद एक और जनरेशन आई, उसका नाम है जनरेशन अल्फ़ा। ये लास्ट है अभी तक, जनरेशन अल्फ़ा। जो लोग 2013 से 2025 के बीच में पैदा हुए, यानी कि अभी जो करंट साल चल रहा है, ये जनरेशन अल्फ़ा है। और ये जनरेशन अल्फ़ा जो है, इनको कहते हैं कि बेहद तेज़ दिमाग, इसके अलावा इंटरनेट, सेलफोन, टैबलेट, सोशल मीडिया और इसका इस्तेमाल, इसकी अच्छाई, इसकी बुराई, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मानी मतलब ये कि जेन जी वाले जो हैं उनसे भी आगे अब जनरेशन अल्फ़ा है। लेकिन फ़र्क ये है जेन जी और जनरेशन अल्फ़ा में कि 2013 से 2025 तक के बीच में पैदा होने वाले, यानी कि इनकी उम्र जो 2013 से 25 के बीच में पैदा हुए, इस वक्त 12 साल होगी। तो 12 साल के बच्चे क्रांति जनरली करेंगे नहीं, किसी आंदोलन में कूदेंगे नहीं, क्योंकि वो बच्चे, उनकी उम्र ही 12 साल है। 13 से 25 जोड़ ले तो अब 12 साल की उम्र हुई। आने वाले 5 साल 10 साल में ये जन अल्फ़ा जेन जी से भी आगे चला जाएगा, क्योंकि इनकी उम्र बढ़ेगी जब ये बालिग होंगे। लेकिन जेन जी जो है, जो 97 से 2012 के बीच में पैदा हुए, वो सब इस वक्त 97 से जोड़े तो करीब 28 साल की उम्र हो गई होगी। तो 25, 28, 20 मतलब 18 से ऊपर के जितने हैं वो जेन जी हैं। तो जेन अल्फ़ा आ चुका है जनरेशन, लेकिन इस वक्त वो सब नाबालिग हैं, 12 के नीचे के हैं। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? जेन जी, जो 97 से 2012 के बीच में पैदा हुए। अब जेन जी ने नेपाल में अचानक श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद क्यों किया? 2-3 बड़ी बेसिक छोटी चीज़ें थी, लेकिन जिसने आग में घी का काम किया वो कुछ दिन पहले नेपाल में एक मंत्री की बेटी की शादी थी। और इस मंत्री की बेटी की शादी बड़े मतलब अच्छे खासे लेवल पर हो रहा था। खूब शो ऑफ हुआ, खूब पैसे लुटाए गए, शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और इस शादी के लिए एक वक्त में ऐसा आया कि जब करीब 6 घंटे के लिए कुछ खास रूट पर ट्रैफिक रोक दिया गया, जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी हुई। और इसके सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें तो चल ही रही थी। तो जब रोक दिया गया और आम लोगों को परेशानी हुई तो लोगों को गुस्सा आया, और उसमें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली। अब जेन जी आ गया है और इसको एक मुद्दा बना दिया कि मतलब हमारे देश में हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे जनता, जो किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को कोई और इमरजेंसी है, और आपने ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर रखा है, रोक रखा है 6-6 घंटे तक। क्यों? क्योंकि एक मंत्री की बेटी की शादी है। लोगों का गुस्सा वहाँ से ऊंचा उठना शुरू हुआ। ये पहली चीज़ थी। उससे पहले एक और चीज़ हो गई। उससे पहले हुआ ये कि नेपाल सरकार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ करप्शन और सबको लेकर चल रहा था। अब सोशल मीडिया पे लगाम कैसे लगाएं? तो नेपाल सरकार ने एक कानून लाया। उन्होंने कहा कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपनियां हैं वो नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और नेपाल के अंदर अपना ऑफिस खोलें, अपने कर्मचारी को रखें, ताकि कोई नोटिस हो, कानूनी नोटिस हो, शो कॉज नोटिस हो, उनके दफ्तर में जाकर दिया जाए। और वो एक तरह से नेपाल के बनाए हुए कानून के तहत ही अपना काम करेंगी, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कितने जो भी ऐप सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। 28 अगस्त को उन्होंने ये सारे सोशल मीडिया कंपनी को नोटिस भेज दिया और कहा कि 7 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। 3 सितंबर तक की तारीख दी कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना दफ्तर खोलिए। न मेटा, न फेसबुक, न ट्विटर, किसी ने भी अपनी कंपनी वहाँ पे नहीं खोली दफ्तर। क्यों? उनको महंगा पड़ता। नेपाल एक बहुत बड़ा मतलब इंटरनेट यूज़र के तौर पर आबादी के हिसाब से देखें तो देश नहीं है।